बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये शायद सीबीएसई में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये नॉलेज के ऊपर ही आप लोगों का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खड़ा हुआ है। तो ये थ्योरी अगर आप समझ में आ गया आप लोगों को, तो फर्दर जो थ्योरीज हैं और जहाँ से ओरिजिनल क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ से ओरिजिनल अदर कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे, वो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आपको कुछ प्री कंसेप्ट पढ़ने होंगे। ये हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों का पढ़ाई का तरीका है, हम लोग हमेशा नोन टू अननोन में जाते हैं। जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है उसको यूज़ करके हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमें नहीं पता। तो हर चैप्टर की शुरुआत में मैं आप लोगों को कुछ प्री कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। ये प्री कंसेप्ट कुछ ऐसे चीज़ें हो सकते हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो फिज़िक्स में हो, कोई भी और सब्जेक्ट में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी हो सकता है। तो ये हर चैप्टर की शुरुआत में होगा। आज के लिए जो पढ़ाई है, खासकर इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे चैप्टर के लिए प्री कंसेप्ट्स ज़्यादातर ग्रेविटेशन से दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ ग्रेविटेशन के कंसेप्ट शेयर भी किए थे पढ़ने के लिए। तो वो प्री कंसेप्ट मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप लोगों को सब याद है, या याद है भी अगर तो कौन सा वाला याद रखना है उतने बड़े चैप्टर में, वो एक प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने के लिए ग्रेविटेशन का पहला जो कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ये दो मास के बीच में फोर्स होता है, मास m1 एंड मास m2। ये दोनों अगर r डिस्टेंस में रहेंगे, m1 और m2 अगर r डिस्टेंस में रहेंगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे। मास m1 और मास m2 r डिस्टेंस पे रहते हुए कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, और वो फोर्स है ये F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आप लोगों को पता है ये कैपिटल G एक कांस्टेंट है, इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है? इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये प्री कंसेप्ट क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एंड मैग्नेटोस्टैटिक में, मतलब जहां दो चार्जेस हों या दो पोल्स हों, दोनों केसेस में लगभग ऐसा ही फॉर्मूला काम में आएगा। सिर्फ ग्रेविटेशन में जहां पर मासेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में वहां चार्जेस होंगे, और मैग्नेटोस्टैटिक्स में वहां पोल्स होंगे। बाकी डिस्टेंस सेम ही है r, और फोर्स का कैरेक्टर भी लगभग सेम है। वहां पर दो मासेस थे m1 एंड m2, यहाँ पर दो चार्जेस हैं q1 एंड q2, तो फोर्स का कैरेक्टर भी सेम है। F इक्वल्स टू ए कांस्टेंट m1 m2 बाई आर स्क्वायर वहाँ था, यहाँ होगा F इक्वल्स टू ए कांस्टेंट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। सिर्फ मास की जगह चार्ज आ गया और एक कांस्टेंट आ गया। इसको तो हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट नहीं बोल सकते, इसका नाम कुछ और होगा। क्या होगा बाद में देखते हैं। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स जब होगा तो पोल के बीच में, तब भी एक कांस्टेंट आएगा। सिर्फ जहां पर मास था ग्रेविटेशन में, चार्ज था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां पर qm1 qm2 मतलब पोल स्ट्रेंथ्स आ जाएंगे। पोल मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो वाला पोल आएगा। उसका जो स्ट्रेंथ है, अगर उसको हम qm1 qm2 मान ले तो वो आ जाएगा। तो तीनों फोर्स का कैरेक्टर सेम है। इसी वजह से हम लोग पूरे एक चैप्टर में ही देखेंगे ग्रेविटेशन के साथ इसका बहुत रिलेशन है। इस तरीके के फॉर्मूले का, इस तरीके के लॉ का नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होगा। तो मतलब आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स एक साथ पढ़ें तो हमें आसानी होगी, दो बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकली दो चैप्टर्स बहुत दूर दूर है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका चैप्टर नंबर 1 है। मैग्नेटिज्म इन मैटर या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो आपका चैप्टर 4 एंड 5 है। इतने दूर दो दो चैप्टर है, लेकिन हम लोग दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर ना सही, वहाँ पर जो मैग्नेटिज्म का पार्ट है वो यहाँ पर एक साथ पढ़ लेंगे, ताकि हमें अलग अलग ना पढ़ना पड़े। अब क्वेश्चन है चार्ज डिस्टेंस, ये तो समझ में आ गया। अब ये कांस्टेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट था ग्रेविटेशन में कैपिटल जी, इसको हटा के हम लोगों ने यहाँ पर एक नया कांस्टेंट ले लिया है। इस कैपिटल जी के जगह पर एक नया कांस्टेंट ले लिया है के। ये है क्या के? क्या ये दोनों के एक ही है या कुछ अलग है? इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये कांस्टेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। ग्रेविटेशन में जो कांस्टेंट था वो था कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल कांस्टेंट? क्योंकि इसको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता था, ये फिक्स्ड था। इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे अदर यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, लाइक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वगैरह वगैरह। तो वैसा ही एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट आते हैं वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? मीडियम को चेंज करके। तो मोटा मोटी इसका मतलब ये है, अगर दो मासेस को आप पानी में रखेंगे या एयर में रखेंगे या वुड में रखेंगे या ऑयल में रखेंगे, उनके बीच के फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कांस्टेंट किसी चीज के ऊपर, इवन मीडियम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर दो चार्ज को आप पानी में रखेंगे, फिर सेम दो चार्ज को एयर में सेम डिस्टेंस में रखेंगे, तो फोर्स सेम नहीं होगा, क्योंकि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से मीडियम में वो दो चार्जेस या दो पोल्स रखे गए हैं। इसीलिए वो जो कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ यूज किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या मैग्नेटोस्टैटिक्स में, ये कांस्टेंट्स यूनिवर्सल कांस्टेंट्स नहीं है। ये डिपेंड करते हैं और बेसिकली डिपेंड करते हैं मीडियम के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड करता है हमें अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये तो भाई समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट्स यूनिवर्सल नहीं है। ओके, ये के जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज किया है, ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या ये दोनों कांस्टेंट सेम? नहीं, ये सेम नहीं है। हमने सिर्फ सिंबल सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ के लिखा है। ओरिजिनल फॉर्मूले में ये के को भी थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। तो ये दोनों के कांस्टेंट्स अलग अलग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कि कांस्टेंट यूज किया जाता है, सबसे आसान तरीके में इसको लिखा जाता है 1/4 के एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ध्यान रख लो, ये के और ये के दोनों सेम नहीं है। ये जस्ट सिंबल देने के लिए हमने के को यूज कर दिया था, और ये के का एक स्पेसिफिक नाम है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था, F = k q1 q2/r², इस के को आप लोग नहीं लिखेंगे। इस के की जगह पर आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 के एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली आपका पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? F = 1/4 के एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r²। ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, जहां पर के था वहां पर हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। मैग्नेटोस्टैटिक्स में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इस फॉर्मूले को, इस कांस्टेंट को थोड़ा ध्यान से देखो।
इस कांस्टेंट में 4 पाई तो है, सबको पता है 4 क्या होता है, पाई क्या होता है। ये के और एप्सिलॉन नॉट नए कांस्टेंट्स है। इस के का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हर मीडियम के लिए अलग है। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, अलग होगा, एयर का अलग होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। और एप्सिलॉन नॉट इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। और मीडियम के साथ चेंज हो जाएगा ये के, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसीलिए मैंने बोला था ये पूरा कांस्टेंट डिपेंड करता है हमारे मीडियम के ऊपर। तो ये जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, ये पूरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका तो एक फिक्स्ड वैल्यू है, के का कोई फिक्स्ड वैल्यू भी नहीं है। डिफरेंट मीडियम के लिए इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। अब ये के है क्या, ये भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट नाम याद रख लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट वैल्यू है। कितने मीडियम का वैल्यू हम याद रखें? एक मीडियम के लिए इसका वैल्यू याद रख लो। फॉर फ्री स्पेस इसका वैल्यू 1 होता है। द k इक्वल्स टू 1 फॉर फ्री स्पेस। मतलब फ्री स्पेस में ये k नहीं रहेगा, इसकी जगह पर 1 पुट कर देंगे, और अगर 1 पुट कर देंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला है, जो मदर फॉर्मूला है इस चैप्टर का, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 k एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, इस k का वैल्यू हो जाएगा 1 फॉर फ्री स्पेस। तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू है ये 9 × 10⁹, और ये है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। ये दोनों यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये कोई भी मीडियम के लिए है। फ्री स्पेस के लिए ये हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। आपके बुक्स में जो फॉर्मूला है उसमें k नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब फॉर्मूला तैयार किया गया है ये सोच के कि आप फ्री स्पेस में या वैक्यूम में चार्जेस को रखें। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक की कांस्टेंट की बात। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स की कांस्टेंट में आते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स का कांस्टेंट हम लोग मीडियम के लिए नहीं पढ़ेंगे, ये थोड़ा आसान कर लेंगे, इससे फ्री स्पेस के लिए पढ़ेंगे। मीडियम के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हम मैग्नेटोस्टैटिक्स फॉर फ्री स्पेस पढ़ेंगे। मतलब दो चार्ज को, मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब दो पोल को फ्री स्पेस में रखेंगे तो कांस्टेंट क्या होगा? ये होगा कांस्टेंट μ0/4 पाई। तो जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस के लिए, वहां पर मैग्नेटोस्टैटिक्स में μ0/4 पाई है। तो फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा। F इक्वल्स टू 1/4 पाई k एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम फ्री स्पेस बोलेंगे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। मैग्नेटोस्टैटिक्स में μ0/4 पाई qm1 qm2 बाई आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो चार्जेस हैं उसकी जगह पर यहाँ पोल स्ट्रेंथ्स आ जाएंगे। कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह μ0/4 पाई आ जाएगा। बाकी फॉर्मूला दोनों में सेम है। और ये μ0 भी फ्री स्पेस का परमिएबिलिटी है, इसका वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷। तो मोटा मोटी बात ये है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लें तो मैग्नेटोस्टैटिक उसी के साथ सेम फॉर्मूले से हो जाएगा। सिर्फ जहां जहां चार्जेस हैं q1 q2 वहां पर हम पोल स्ट्रेंथ्स qm1 qm2 डाल देंगे, और जहां जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है μ0/4 पाई डाल देंगे, या इन शॉर्ट बोल सकते हैं जहां जहां 1/एप्सिलॉन नॉट है μ0 पुट कर देंगे। इसीलिए दोनों एक साथ पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो क्या कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस तो है। ग्रेविटेशन के साथ हम लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन ग्रेविटेशन के साथ इसका बहुत मेजर एक डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस? पहले ही हमने बता दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट है। दो मासेस को आप कहीं भी रखिए, कोई भी मीडियम में रखिए, अगर मास आप चेंज नहीं करेंगे और डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स चेंज नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैं इकट्ठा इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स को पढ़ रहा हूं, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। मतलब दो चार्जेस या दो पोल को आप कोई भी मीडियम से दूसरे एक मीडियम में ले जाएंगे तो ये फोर्सेस का अमाउंट चेंज हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस, ग्रेविटेशन सिर्फ अट्रैक्टिव होता है, वहां कभी रिपल्शन नहीं होता, क्योंकि ग्रेविटेशन में हमेशा मास ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी तरीके का मास मुझे मिल गया, एक पॉजिटिव मास एक नेगेटिव मास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, मतलब आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स में अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। क्यों? क्योंकि वहां दो टाइप के चार्जेस हैं या दो टाइप के पोल हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसीलिए यहां पर सिर्फ अट्रैक्शन था, यहां पर अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों रहेंगे। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा। अगर अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली अगर लाइक पोल्स होंगे, दो नॉर्थ पोल या दो साउथ पोल, इसके बीच में रिपल्शन होगा। और अगर अनलाइक पोल्स रहेंगे, मतलब एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो अट्रैक्शन होगा। तो ये दो तरफा है, इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो सकता है। ये सिर्फ अट्रैक्टिव है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मीडियम का डिफरेंस तो हमने डिस्कस कर लिया। और मीडियम का डिफरेंस हम कहाँ दिखाते हैं? कांस्टेंट में। तो ये ग्रेविटेशन के साथ डिफरेंस हो गया, लेकिन मोटा मोटी थोड़ा एक तरीके का है, इसीलिए उससे हम पढ़ेंगे। अब ये पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिया। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक चार्जेस, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अनलाइक पोल्स, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक पोल्स। और एक चीज़, ये दोनों हम जब हम एक साथ पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स एक साथ पढ़ेंगे, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे और उसी से मैग्नेटोस्टैटिक्स का पढ़ाई शुरू कर देंगे। कैसे करेंगे? एक तो चेंज हमने बता दिया, जहाँ जहाँ चार्जेस हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स में सिर्फ वहाँ पोल कर देना पड़ेगा। कांस्टेंट के जहाँ जहाँ 1/ε0 है वहाँ μ0 पुट कर देना पड़ेगा, या वो ε0 है तो 1/μ0 पुट करना पड़ेगा। और कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज की बात हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो मैग्नेटोस्टैटिक में उसके जगह नॉर्थ पोल लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट, पॉजिटिव चार्ज का एनालॉजी, मतलब उसका कंपैरिजन अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में किसी से करें तो नॉर्थ पोल से करेंगे, और नेगेटिव चार्ज का कंपैरिजन साउथ पोल से करेंगे। इसीलिए वाइस वर्सा लिखा गया है। तो कहाँ जहाँ जहाँ हम चार्ज की बात करेंगे वहाँ सोचेंगे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव होगा। उसी पढ़ाई, अगर उसी जैसी पढ़ाई मैग्नेटोस्टैटिक्स में करना पड़ेगा तो उस जगह पर हम नॉर्थ पोल लिख देंगे। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब कुछ लगभग सेम है, सिर्फ फॉर्मूला का स्ट्रक्चर भी सेम है। सिर्फ याद रखना पड़ेगा चार्जेस की जगह पर पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा, और कांस्टेंट में 1/ε0 की जगह पर μ0 आ जाएगा। और अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज लिखा है वहाँ नॉर्थ पोल लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज लिखा है तो साउथ पोल लिखेंगे। इसीलिए दोनों को एक साथ पढ़ना आसान है। तो आज का पढ़ाई यहीं तक है। आज हमने जो पढ़ा है उसमें आपको क्या सीखना है, क्या लिखना है, नोट क्या कॉपी में करना है, याद रख लीजिए। आपको कुछ फॉर्मूला नोट डाउन करना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कूलॉम्स लॉ क्या है। कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ क्या है भाई, अचानक नाम आ गया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो कूलॉम्स लॉ लिखा गया है। जैसे दो मासेस के बीच में फोर्स को ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन बोलते हैं और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं, सिमिलरली दो चार्ज के बीच के फोर्स को कूलॉम्स लॉ बोलते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा कूलॉम्स लॉ लिखिए, लेकिन कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला है और ये जो कंसेप्ट है वो आगे हर क्वेश्चन में यूज होगा। तो आपको ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना है। अब ये भी याद रखिए, ये फॉर्मूला जो है ये फोर्स का है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लेके डिस्कस किया है। डायरेक्शन लेके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसका मैग्नीट्यूड सीख लेते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज सीख लेते हैं, उसके बाद ये वेक्टर फॉर्म इसका बाद में डिस्कस होगा। तो अभी आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कुछ फॉर्मूले। क्या फॉर्मूले?
इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फॉर्मूला 1/4πk∈0 Q1 Q2/r², जो यहाँ पर मैंने बॉक्स कर दिया है और स्टार लगा दिया है। और यहाँ पर ये वैल्यूज़, k का वैल्यू क्या होता है फ्री स्पेस में, ε0 का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 का वैल्यू क्या है, या याद रखना पड़ेगा। ऑल्दो आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा ये ε0 का वैल्यू, लेकिन फिर भी याद रखना अच्छा होता है। ऑन द अदर हैंड मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और म्यू नॉट का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको अपने नोटबुक में लिख लेना पड़ेगा, और ये भी आपको अपने नोटबुक में लिख लेना पड़ेगा। ऐसे ही लिख लेंगे तो अच्छा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक अब ऐसे ही आगे भी हम करते जाएंगे, एक कॉलम बनता ही जाएगा, फोर्स और अदर क्वांटिटीज जो आगे आती जाएंगी। उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ प्लस चार्ज की बात हुई है वहाँ नॉर्थ पोल की बात होगी एंड वाइस वर्सा। और आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव था, यहाँ अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होता है। याद रखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे सिर्फ ये वाला पार्ट, ये तीनों फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला, और ये पॉजिटिव चार्ज कैन बी एनालॉजिकल टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आप याद रखेंगे कि ये ग्रेविटेशन ओनली अट्रैक्टिव है और ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों है। अगर ये भूल भी जाएंगे मैं याद दिला दूंगा, उतना टफ नहीं है। लेकिन आज के लिए पॉजिटिवली नोटबुक में ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से लिख लीजिए और ये भी नोट करके लिख लीजिए। यहाँ तक आज की पढ़ाई है। किसी को अगर कुछ डाउट है मुझे फ़ोन कर लेना कभी भी, मैं उसको इंडिविजुअली क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। और एक चीज़, नेक्स्ट डे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, और ऑब्वियसली मैग्नेटोस्टैटिक्स उसी के साथ हो जाएगा। इसीलिए आपको ग्रेविटेशन का फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, उसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, उसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका साइन क्या है, उसमें साइन भी है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में। साइन का मतलब क्या है, साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये थोड़ा आप लोग पढ़ के रखिए, वो नेक्स्ट डे का प्री कंसेप्ट है। तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ा है ये फॉर्मूले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों में ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ये चीज़ पढ़ लेंगे। कोई समझ में नहीं आया इस चैप्टर के तहत तो मुझे फ़ोन करेंगे, और घर में नेक्स्ट चैप्टर के प्री कंसेप्ट के तहत ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसका डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, और वो माइनस क्यों होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, वो माइनस क्यों होता है, ये सब पढ़ के रखिए। अगर समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन कीजिए। और मैंने ग्रुप में जो पोस्ट किया है वो ग्रेविटेशन के रिलेटेड, वही सिर्फ चीज़ पढ़िए, पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे फ़ोन कीजिए। और अगर आप ग्रुप को बाद में ज्वाइन किए हैं, आपको वो पोस्ट नहीं मिला है, तो मुझे ग्रुप में एक बार बोल दीजिए, मैं फिर से वो पोस्ट कर दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है ग्रेविटेशन में, ताकि पूरा ना पढ़ना पड़े। तो ये है हम लोगों का आज का बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर क्वांटिटीज़, आज हम लोग सिर्फ फोर्स के बारे में पढ़े हैं, अदर क्वांटिटीज़ मतलब फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी और इनके बीच के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक कंप्लीट होगा। इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।